चाहे वह मस्तिष्क हो, शरीर हो अथवा नाड़ियां हो, इन सभी के दो पक्ष हैं, एक सूर्य और दूसरा चंद्र। देह में सूर्य का प्रमुख स्रोत उसके मध्य में स्थित नाभि केंद्र है और चंद्र का प्रमुख स्थान उसके उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थित समस्त इंद्रियां हैं। सूक्ष्म दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये इंद्रियां ही हैं जो समस्त अंगों को चलायमान करती हैं। यहीं से वात का जन्म होता है, इसीलिए चंद्रमा पक्ष से प्रेरित मस्तिष्क और मन वात ग्रसित होता है। उसमें मूठ सिंह भी सर्वाधिक होते देखे गए हैं। ध्यान दें, मैं यहाँ पर वाय चंद्रमा की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ चंद्र नाड़ी व इंद्रियों की सूक्ष्मता की बात हो रही है। मेरे अनुसार कहीं न कहीं मूल रूप से इन्हीं इंद्रियों की चंचलता के कारण ही रोगों की उत्पत्ति होती है। आखिर रोग हैं क्या? इसके पूर्व वीडियो में आगे बढ़ें तो इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक के लिए बेल बटन दबाना न भूलें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें, जिससे आपको सभी वीडियो अंक मिलते रहें। यहाँ पर बात हो रही थी चंद्र और सूर्य नाड़ी का नाभि पर दुष्प्रभाव। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि इंद्रियों की चंचलता ही रोग है और इनका स्थिर होना ही निरोग व निर्वाण है। जब तक ये चंद्र पक्ष स्थिर नहीं होता तब तक सूर्य पक्ष अर्थात नाभि केंद्र मजबूत नहीं हो सकता है। कभी कभी रोगियों को यह भी लग सकता है कि नाभ अर्थात सूर्य पक्ष के कमजोर होने से मन व इंद्रियों की कमजोरी हो गई है, किंतु मूलतः अनुभविक रूप में ये सत्य नहीं है। यद्यपि हठ योग की साधना में सबसे पहले नाभि के क्षेत्र को मजबूत करने का प्रयास किया जाता है, बजाय कि चंद्र पक्ष को ठीक करने के। इसलिए पहले अंगों को जिस पर विचारों का दुष्प्रभाव है उसे ही ठीक किया जाना चाहिए। इस अवस्था में रोगी की इच्छा शक्ति बेहतर हो जाती है और उसका इंद्रियों के व्यवहार पर अधिक नियंत्रण हो सकता है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने आसन और प्राणायाम के पहले यम और नियम का जिक्र किया है। उनके अनुसार यम नियम के अभ्यास से ही इंद्रियों की स्थिरता मिलती है और उसके बाद ही आसन का अभ्यास धीरे धीरे करना चाहिए, जिससे सूर्य और चंद्र का बैलेंस किया जा सके। शारीरिक मृत्यु तो इंद्रियां और देह को सदा के लिए स्थिर कर देती हैं, किंतु इंद्रियों की दूसरी स्थिर अवस्था भी है, जिसे निद्रा व सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। इसे अल्पकालिक मृत्यु भी कहा जाता है। बिना इस अवस्था के प्राप्त किए इंद्रिय और देह का कोई भी कार्य नहीं चल सकता। उक्त दोनों अवस्थाएं सभी को प्राप्त करनी ही है, ये उसके मूल स्वभाव में है, इससे बचा नहीं जा सकता है। किंतु इन्हीं इंद्रियों की स्थिरता जब स्वयं के ज्ञानात्मक अभ्यास से प्राप्त होती है तब उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। इसीलिए योगियों और ऋषियों ने ध्यान के अभ्यास की बार बार चर्चा की। इसका मूल अर्थ है कि इंद्रियां और मन स्वयं के मूल स्वभाव में विलीन हो चुकी हैं। यहाँ पर देह और इंद्रियां स्वयं का स्वाभाविक कार्य कर रही होती हैं, किंतु ज्ञानात्मक दृष्टि से उनमें पूर्ण स्थिरता आ जाती है। आंखें इस संसार को देखती हैं, किंतु अंतरतम पूर्ण स्थिर होता है। अब इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। यदि विचार किया जाए तो यह ज्ञात होता है कि इंद्रियों की चंचलता से शरीर के समस्त अंगों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। अब प्रश्न के मूल पर आते हैं। इंद्रियां अर्थात देह का चंद्र पक्ष के असंतुलन से सूर्य अर्थात नाभि केंद्र कमजोर हो जाता है। इसीलिए हमेशा इस बात पर जोर दिया जाता है कि वैचारिक पक्ष के असंतुलन से ही नाभि अर्थात सूर्य पक्ष कमजोर हो जाता है। यदि ध्यान के अभ्यास से इस वैचारिक पक्ष को नियंत्रित कर लिया जाए तो नाभि पर बार बार होने वाले दुष्प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके साथ हठ योग और प्राणायाम के माध्यम से सूर्य अर्थात नाभि को और मजबूत किया जा सकता है, जिससे वह मस्तिष्क को मजबूती दे सके। प्राण यानी शरीर को चलाने वाली शक्ति, फोर्स ऑफ लाइफ। प्राण से ही सब कुछ है, यही प्राण योग से प्रदीप्त होता है। प्राण को श्वास मान लेने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन श्वास के आश्रय से ही प्राण भी है। प्राण के लिए श्वास जरूरी है और इसी श्वास को संतुलित तरह से लेकर प्राणायाम किया जा सकता। प्राणायाम का मतलब है प्राणदानायाम अर्थात प्राणों का दायरा बढ़ाना। मेडिकल साइंस इसे नहीं मानता है, परंतु हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने सिंपैथेटिक नर्व के बारे में कहा है कि ये फ्लाइट और फाइट दोनों तरह के मूड में के बारे में फैसला करती है, यानी डर भी लगेगा और क्रोध भी आएगा। इसी नर्व के कारण लार कम बनती है, म्यूकस घटता है, आंतों में गतिशीलता मंद होती है, लीवर में ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाने का काम इसी का है। इसके कारण यूरिन सिक्रेशन प्रभावित होता है। धड़कनें तेज हैं तो नाक के इस हिस्से को काबू करने से वे धीमी पड़ जाती हैं। आयुर्वेद के अनुसार ये चंद्र नाड़ी अर्थात शीतलता का प्रतीक। शीतलता का संबंध कब से होता है? नासा छिद्र के माध्यम से बढ़े हुए
ब्लड प्रेशर को नियंत्रित किया जा सकता है। चंद्र नाड़ी होने के साथ साथ ये मन पर काम करने वाली नाड़ी है। बाई नासिका से जुड़ी जो नाड़ी शरीर में है उसे इड़ा नाड़ी कहा जाता है। इड़ा यानी काली, जो स्वरूप काली के हैं वही काली इस नाड़ी के हैं। चरम वात्सल्य और तीव्र उद्वेग। योग में प्रत्येक अभ्यास पहले बाईं ओर से करने का नियम है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले मन को साधोगे तभी तो बुद्धि से देगी। इस नाड़ी का प्रभाव यह रहता है कि इसके सक्रिय होने पर लोग भावावेश में रहते हैं। ऐसे लोगों को रोना जल्द आता है और जल्दी ही वे खिलखिलाने भी लगते हैं। मन में उथल पुथल चलती रहती है। शरीर के बाएं भाग को सक्रिय करने वाले प्रमुख आसनों में सूर्य नमस्कार प्रमुख है। यदि ये भाग शिथिल है तो धनुरासन, अष्टासन, चक्रासन इसे सक्रिय कर सकते हैं। यानी छाती पर प्रभाव डालने वाले जितने भी आसन हैं वे इसको खोल सकते हैं, क्योंकि इन सभी आसनों में अतिरिक्त रूप से श्वास रोकनी होती है। इस नाड़ी के चलने पर हमारा स्वभाव कैसा होता है? तो जिन लोगों का बायां नासा छिद्र अधिक सक्रिय होता है वे अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं। ये नाड़ी यदि 1-1.5 घंटे से ज्यादा समय तक चल रही है तो समझना चाहिए कि शरीर में कहीं गड़बड़ हो रही है। बाईं नासिका से ली जाने वाली श्वास मस्तिष्क में दाहिने भाग को प्रभावित करती है। ऐसे लोग भावनात्मक होते हैं, वे बहुत जल्दी ग्लानि महसूस करते हैं और वे किसी के भी द्वारा आसानी से दबाए जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही नासा छिद्र एक साथ नहीं चलते, मात्र संधिकाल में चलते हैं। यदि दाहिना नासा छिद्र बंद है तो बायां चालू रहेगा और बायां बंद है तो दाहिना चालू रहेगा। योग की वजह से दोनों नासा छिद्र खुलते हैं और दोनों से श्वास को बाहर भीतर ले जा सकते हैं, जो जीवन दायिनी प्राण को तैयार करता है। शरीर पंच महाभूत पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश से बना है। उसी प्रकार प्राण भी 5 प्रकार के हैं। 5 प्राण भी हैं, जैसे छींक, डकार, जमाई, हिचकी व खुजली। नाक क्या करती है? ये शरीर को ठंडा करती है। इसमें ध्यान ये रखना होता है कि यदि अधिक सक्रिय हुई तो शारीरिक मंदता आ जाती है। डिप्रेशन के लिए अधिक चंद्र नाड़ी जिम्मेदार है। क्रोध, आलस इसके असंतुलन से ही होता है। इस तरह से जो आसन बताए गए हैं उनमें दोनों हाथों कंधों का प्रयोग होता है। इससे कंधे से मस्तिष्क तक दोनों ओर से जाने वाली कैरोटिड आर्टरी खुलती है और दोनों ही नासा छिद्र खुल जाते हैं। जिन लोगों की बाई नाक बंद है वे खुल जाती है। ये प्राण रहता का है? नासिका से लेकर हृदय तक का क्षेत्र प्राण का होता है। आंखें, कान, मुख इसी प्राण से काम करते हैं। ये सभी प्राणों का राजा है। राजा के समान ये प्राणों को विभिन्न कार्य सौंपता है। अपान कहाँ रहता है? ये शरीर के निचले स्थान की वायु है, गंदी वायु, नाभि से लेकर पैर तक। पहले ये नाड़ी शांति से बढ़ने नहीं देती है, इसीलिए पहले शरीर के बाएं भाग को आसन प्राणायाम से साधते हैं। यदि इसे काबू नहीं किया ध्यान संभव नहीं है। ठीक वैसे ही कि भारी जुकाम कुछ करने नहीं देगा, इसलिए ये प्राणायाम न करें। जिन लोगों की ये नाड़ी अधिक समय तक सक्रिय है उन्हें कफ रहता है, इसलिए शरीर को ठंडा करने वाले शीतली और शीतकारी प्राणायाम नहीं करनी चाहिए। समान कहाँ रहता है? यह हृदय से लेकर नाभि के बीच में है। अन्न पचाने का काम करता है। इसी से अन्न से रस, रक्त और धातु बनते हैं। उदान कहाँ रहता है? कंठ से मस्तिष्क तक रहता है। इसी से शब्द बोले जा रहे हैं। वमन भी यही करता है। ध्यान कहाँ रहता है? पूरे शरीर में। रक्त संचरण और प्राणों के आवागमन का इसका कार्य है। योग से कैसे मिलेगी जीवन देने वाली शक्ति? प्रश्न ही है। मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी को मेडिकल साइंस शरीर का पावर हाउस मानता है। ये कई नस नाड़ियों को मस्तिष्क से जोड़ती है। योग से जब दोनों नासा छिद्र खुल जाते हैं तभी प्राण मेरुदंड से लगी सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करते हैं और प्राण जागृत करता है। आसन जो इसकी सक्रियता को कम कर सकते हैं। ईश्वर की नासिका यदि सक्रिय है तो मनुष्य को भूख ही नहीं लगेगी। इसकी सक्रियता के लिए भी सूर्य नमस्कार बेहद आवश्यक है, लेकिन समस्या इसकी अधिक सक्रियता के कारण होती है। इसे शांत करने के लिए शशकासन, भ्रामरी, शीतकारी प्राणायाम है। पिंगला नाड़ी के अधिक चलने पर कैसा होता है स्वभाव? जिन लोगों की पिंगला नाड़ी अधिक सक्रिय होती है वे बहिर्मुखी होते हैं। जैसे ही ये सक्रिय होती है दाहिनी नासिका से श्वास प्रश्वास अधिक होने लगता है। यदि ये लंबे समय तक चलती रहे तो प्राणिक स्तर पर बदलाव दिखने लगता है। यह नाड़ी मस्तिष्क के बाएं गोलार्ध को नियंत्रित करती है। ऐसे लोगों में अहंकार अधिक होता है। कई बार ऐसे लोग अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते। एक प्रकार से सांस लेना और छोड़ना प्राण की वाह्य अभिव्यक्ति है। श्वास लेने के लिए नासिका के 2 छिद्र दिए। योग से दोनों छिद्र खुलकर श्वास भीतर ले जा सकते हैं। इसके बाद ही मेरुदंड से लगी सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का उद्भव होता है। आपकी कौन सी नासिका से ली गई श्वास शरीर को किस तरह से प्रभावित करती है, ये सारे रहस्य इसी में है। कहने का मतलब जो काम बायां नासिका छिद्र करता है ठीक
उसका उल्टा दायां नासा छिद्र काम करता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अनुसार पैरासिम्पैथेटिक नर्व वृक्क की तरह काम करती है। तो आए इन नाड़ियों में संतुलन के लिए हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध में संतुलन लाता है। यह हमारी विचार करने की शक्ति और भावनाओं में समन्वय भी लाता है। प्राणायाम के दौरान जब हम गहरी सांस भरते हैं तो शुद्ध वायु हमारे खून के दूषित पदार्थों को बाहर निकाल देती है। शुद्ध रक्त शरीर के सभी अंगों में जाकर उन्हें पोषण प्रदान करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम सभी आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं और सुविधा अनुसार इसकी अवधि तय की जा सकती है। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रारंभिक तैयारी है। प्राणायाम करने के लिए ध्यानात्मक आसन जैसे पद्मासन का चुनाव करना चाहिए। जो पालथी मारकर नहीं बैठ सकते हैं, बीमार हैं, वो कुर्सी पर बैठ सकते हैं, बशर्ते पालथी मारकर नहीं बैठ सकते अथवा अधिक उम्र है, कोई ऐसी स्थिति है जिसके कारण उनको पालथी मारना मुश्किल है, वो कुर्सी पर बैठ सकते हैं, बशर्ते अपनी रीढ़, कमर और गर्दन को सीधा रखें। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए दाहिने हाथ की नासाग्र मुद्रा बनाते हैं। नासाग्र मुद्रा बनाने के लिए दाएं अंगूठे से दाईं नासिका को बंद रखें और बाईं नासिका से इस प्राणायाम की शुरुआत करें। पहली दो उंगलियों को बिंदी वाले स्थान पर यानी भू मध्य पर रखें। बाईं हथेली को बाएं घुटने पर रखें। ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में अर्थात अंगूठे और पहली उंगली के अग्रभाग को मिलाकर रखें, बाकी की 3 उंगलियां खुली रखें। अब कैसे करेंगे? आसन शुरू करने से पहले बची हुई सांस को बाहर निकाल दें। इसके बाद बाईं नाक से गहरी, धीमी और लंबी सांस भरें। जब सांस पूरी तरह से भर लें, फिर धीरे धीरे बाईं नाक से इसको पूरी तरह से खाली कर दें। सांस हमारे डायफ्राम या फेफड़ों में न रह जाए। इसके बाद अनामिका यानी तीसरी उंगली से बाईं नासिका को बंद कर दीजिए। 5 बार दाईं नासिका से गहरी सांस भरिए और दाईं नासिका से नियंत्रण पूर्वक, जैसे धीमे धीमे और गहरी लंबी सांस लेकर भरा था, उसी प्रकार से धीमे धीमे और गहरी लंबी सांस के द्वारा इसको बाहर निकाल दीजिए। अंत में हथेली को भी घुटनों पर ले आइए। इस बार दोनों नासिका से 5 बार सांस भरकर गहरी लंबी सांस भरें और पूरी तरह से दोनों नासिका छिद्रों से बाहर निकाल दें। सांस लेने और छोड़ने की आवाज नहीं होनी चाहिए। अभ्यास के दौरान सांस नहीं रोकनी चाहिए। सांस लेने और छोड़ने का समय बराबर होना चाहिए। इसके लिए सांस भरते हुए 5 बार मन ही मन गिनती गिने और मन ही मन सांस छोड़ते हुए भी 5 बार गिनती गिने। ऐसा धीरे धीरे नियंत्रण पूर्वक करना चाहिए। 15 दिन तक इस क्रिया का अभ्यास करें और उसके बाद ही अनुलोम विलोम प्राणायाम का पूर्णतया अभ्यास प्रारंभ करें। अब आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करें। पद्मासन में बैठिए, सुखासन में बैठिए या जिस भी आसन में आप बैठे हैं वहाँ बैठ करके बाईं हथेली को बाएं घुटने पर रखिए ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में और दाहिने हाथ की नासाग्र मुद्रा बनाइए। शुरुआत में बची हुई सांस को बाहर निकाल दें। इसके बाद बाईं नासिका से सांस भरिए। सांस भरते हुए पहले पेट फुलाएं और फिर छाती फुलाएं। बाईं नासिका से सांस लेने के बाद अनामिका से बाईं नासिका को बंद कर दीजिए और दाईं नासिका से अंगूठे को हटा दीजिए और पूरी सांस को बाहर निकाल दीजिए। सांस छोड़ते हुए पहले छाती से सांस बाहर जाएगी, फिर पेट अंदर की ओर जाएगा। इसी प्रकार दाईं नासिका से ही सांस भरिए और बाईं नासिका से निकाल दीजिए। सांस निकालते वक्त दाईं नासिका को अंगूठे से बंद रखेंगे। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम का पहला चक्र है। आप 10 मिनट तक इसका अभ्यास सुबह या शाम बिल्कुल खाली पेट कर सकते हैं। सुबह 5-10 मिनट इसका अभ्यास नियमित रूप से प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से हम अतिरिक्त शुद्ध वायु भीतर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यानी प्रदूषित वायु बाहर निकाल देते हैं। इससे रक्त की शुद्धि होती है। शुद्ध रक्त हृदय के माध्यम से शरीर के सभी अंगों तक पहुँचता है और उन्हें पोषण प्रदान करता है। फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है और प्राण शक्ति का स्तर बढ़ता है। मस्तिष्क की विचार क्षमता गहरी होती है और एकाग्रता बढ़ती है। मानसिक तनाव का स्तर घटता है। इसलिए हृदय रोगी और जिनका रक्तचाप बढ़ा हुआ है उन्हें अनुलोम विलोम प्राणायाम का नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, इस प्रकार से जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम को निरंतर 3 महीने तक करेंगे तो यही अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी में संतुलन स्थापित करेगी, जिससे आपका स्वास्थ्य, आपका जीवन, आपकी विचारधारा और आपकी समझ और आपका ध्यान गहरा होगा और आप इसका पूर्ण लाभ उठा सकेंगे। आशा है कि ये वीडियो अंक आपके लिए पर्याप्त दिशा निर्देशन प्रदान करेगा। आप इससे लाभ उठाएंगे और स्वयं लाभान्वित होकर के दूसरों को भी लाभान्वित करेंगे। जीवन के साथ योग चैनल में आज इतना ही। धन्यवाद।